नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर उपचार पा सकते हैं कोरोना महामारी को मात देने के लिए। और क्या है ब्लैक फंगस बीमारी, और कोरोना महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए क्या सुझाव है डॉक्टरों का, आयुर्वेद में होम्योपैथ में कौन सी दवाएं हैं जिससे इलाज संभव या फिर इम्यूनिटी आपकी बढ़ सकती है, यह जानने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक और पैनल, जिनसे आप सीधे वार्ता करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर फोन करिए और सीधे उन डॉक्टरों से अपनी शिकायत आप दर्ज कराइए, या जो सुझाव आप चाहते हैं वो सुझाव उनसे आप ले पाएंगे मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। आज हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ, जो कि चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं बिजनौर से, डॉक्टर तनुज सिरोही, जो कि एमडी फिजिशियन हैं मेरठ से, और डॉक्टर भूपेंद्र, जो कि एएनटी स्पेशलिस्ट हैं मेडिकल कॉलेज बांदा के। इन तीनों डॉक्टरों से आप सीधा संवाद कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि एक बार फिर से मैं नंबर दोहरा रहा, उस नंबर पर कॉल करिए और इस ओपीडी के जरिए अपनी शिकायत उनसे साझा करिए। वो नंबर है 011-6136-2072। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आपके मन में जो भी शंका है, जो भी सवाल है, वो सवाल सीधा आप डॉक्टरों के साथ रखिए, साझा करिए, और जो शिकायत है उसका यहीं पर इलाज होगा। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस बीमारी और इससे बचाव के तरीके, घर पर रहकर अपनी इम्यूनिटी आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर वही तरीका है, वो सलाह आप लेंगे। लेकिन फिर से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम में जब हम चर्चा करते हैं तो बार बार एक चीज निकल कर आती है कि बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन को लेकर सशंकित हैं, या उनके मन में कोई डर डाला गया है। सोशल मीडिया की किसी भी खबर पर, किसी भी वीडियो पर आप भरोसा मत करिए। आप डॉक्टरों से सीधा पूछिए, जो भी आपके मन की शंका है वो शंका वो जरूर दूर करेंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया पर भ्रमित होकर उस खबर को देखकर, वीडियो को देखकर, ना तो अपने परिवार को, अपने आप को खतरे में डालिए और ना ही समाज में ऐसी भ्रामक खबरें जानी चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तनुज सिरोही साहब जुड़ चुके हैं, जो कि फिजिशियन है मेरठ से, और डॉक्टर भूपेंद्र भी हमारे साथ हैं, जो कि एएनटी स्पेशलिस्ट हैं मेडिकल कॉलेज बांदा के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर तनुज सिरोही, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। एक फिजिशियन के तौर पर बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की बीमारी, जिसमें कोरोना का वायरस भी है, संक्रमण भी है और साथ में ब्लैक फंगस भी है, तो उनको किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है। जो लोग पॉजिटिव थे अब नेगेटिव हो गए हैं, जिन लोगों के मन में डर है कि उन्होंने स्टेरॉइड लिया है, उनको ऑक्सीजन बहुत लंबे समय तक दी गई है, जरूरी थी वो रेमडेसिविर दवाएं, तो उसकी वजह से क्या उसके खतरे में आ जाते हैं? बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कॉमन। देखिए, आजकल ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और एक बड़ी वाजिब सी बात है कि, और ये एक नेचुरल कंसर्न है कि जिसको लेकर के हमें अपने आप को बड़ी सावधानी से समाज में रहना होगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो चीफ मिनिस्टर जी के प्रबंधन की बड़ी सराहना की है, जिससे कि लगभग 1/3 रेट लगभग रह गया है इस टाइम में कोरोना का, अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने में। अब मैं बात करूंगा कि ये सब हुआ किस वजह से। पहली लहर में केवल वायरस था और हमें पता नहीं था, लेकिन दूसरी लहर में वायरस था जो कि म्यूटेट हो गया, जिसमें कि अपना प्रारूप बदल लिया, और उसको हम समझने में हमें थोड़ा समय लग गया। बिल्कुल। तो इस बार जो वायरस था ये बड़ी तेजी से फैल रहा था और इसने मृत्यु दर बढ़ा भी दिया और इसने कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा करे। इसके मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी तरह की भ्रमित चीज में ना आए। 2 ही चीज इससे बचा सकती है, मास्क और वैक्सीन। जी। मास्क आप समाज में, सड़क पे, अपनी गाड़ी में पहने और अपने घर में भी पहने। मैं बड़े खुले शब्दों में आपको कह रहा हूं कि अपने घर में भी मास्क ज्यादातर कोशिश करें। जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठते हैं तो मास्क जरूर पहने, और वैक्सीन लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को, जो कि उसके लिए एलिजिबल हैं, सबको प्रेरित करें। बात आती है ब्लैक फंगस की। बिल्कुल, आजकल ब्लैक फंगस बहुत फैल रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस केवल डायबिटिक पेशेंट्स में ही होता है। आम आदमी को ब्लैक फंगस होने की संभावना लगभग नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कान में, नाक में या आपके आधे चेहरे पे दर्द होता है, लाली आती है, सूजन आती है, और आप शुगर से पीड़ित हैं या लंबे समय से शुगर आपको
आपने चेक नहीं कराई है तो कृपया करके उसको चेक कराएं, अपने चिकित्सक से सलाह लें, एक्सरे या कोई भी उचित जो भी जांच वो समझाएं उसको जरूर कराएं। और अगर कोरोना से आप पीड़ित रहे हैं या हैं, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स एक आईसीएमआर के प्रोटोकॉल में है, तो उससे शुगर बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। उस दौरान आपके चिकित्सक की पैनी निगाह आपकी शुगर के ऊपर अगर रहती है और शुगर कंट्रोल रहती है तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना होती है। और समय से अगर इलाज होता है तो ये ब्लैक फंगस बड़े आराम से कंट्रोल भी हो सकता है। देखिए, यही जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए आप जैसे विशेषज्ञों को हम लोग जोड़ते हैं, डॉक्टर तनुज, जो कि जो सही और सटीक जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सवाल था जो मैंने आपसे पूछा, और आपने कहा कि लाजमी भी है सवाल आना, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज होती है। एक तरफ कोरोना संक्रमण और वो भी वायरस का म्यूटेशन, उसने इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया, सभी कहीं ना कहीं गच्चा खा गए, और उसके बाद फिर ब्लैक फंगस। लेकिन ब्लैक फंगस कोई ला इलाज बीमारी नहीं है। हां, वो जानलेवा जरूर हो सकती है अगर आपने लापरवाही बरती। फिजिशियन से, उसके एक्सपर्ट से, उसमें ईएनटी डॉक्टर्स की भी जरूरत है, न्यूरोलॉजिस्ट की भी जरूरत है। इन लोगों से अगर सही समय पर आप संपर्क साध लेंगे सिम्टम्स आने के बाद, जो डॉक्टर सिरोही ने बताए हैं, तो फिर इस बीमारी का इलाज हो सकता है। कल हमारे साथ खुद केजीएमयू के वीसी जब जुड़े थे तो उन्होंने भी कहा कि लगभग 34 केस उनके पास वहां पर थे, और 99% से एबव जो रेशियो है वो है ठीक होने वालों का। तो इसमें कोई लाइलाज बीमारी ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन उसका उपचार सही समय पर शुरू होना चाहिए। डॉक्टर भूपेंद्र, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, और मौजूदा दौर में वो चाहे ब्लैक फंगस हो या फिर उसके अलावा कोरोना संक्रमण से जिन लोगों के साथ ये संक्रमण हुआ, उनको एक कॉमन सिम्टम्स आ रहे हैं, गले में खराश होना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, एक सूखापन सा रहता है गले में, और उसके अलावा जो दिक्कत है वो लगातार कंटिन्यू होती चली जा रही है खांसी की। तो किस तरीके से इस पर भी हम अब फोकस कर सकते हैं? जो लोग पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके, वो भी अगर इससे जूझ रहे हैं, तो रेगुलर उनको और रेमेडी क्या होनी चाहिए? किस तरीके के व्यायाम होने चाहिए? किस तरीके के एक्सरसाइजेज होनी चाहिए? मेडिसिन और क्या वो ले सकते हैं? कोविड पॉजिटिव रहे हैं या जिन निगेटिव हो चुके हैं, उनमें भी गले में सूखापन है, ओरल सूखापन आ रहा है, ये सिम्टम्स था। पोस्ट है, कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन बहुत लंबा तक नहीं रहती। थोड़ा कफिंग वगैरह जो है महीने 2 महीने तक रह सकती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत पुराने की जरूरत नहीं होती है कि इतना बहुत पैनिक हो जाए कि हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं या हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। उसमें सावधानी ये कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा, हरी साग सब्जियां खाएं, सलाद वगैरह लें, और घर पर जो है व्यायाम उचित उसमें करते रहें, प्रॉपर व्यायाम करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, एक्सरसाइज है, और थोड़ा सा वॉक करें। ये चीजें आप बराबर, और कुछ इम्यूनिटी के लिए कुछ दवाई, वो दवाई भी ले सकते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह जैसे, या आप हरी साग सब्जी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज प्रॉपर करते रहें। दूसरा, जैसे ड्राइनेस होती है या नेजल में ड्राइनेस आ रही है, तो उसके लिए आप कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरोप्लस या कुछ घी वगैरह, जो घर में देसी वगैरह घी होते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं। अगर गले में खराश है या फिर उसके साथ साथ नाक में भी सूखापन है, तो किस तरीके से आप उसके डरने की बजाय उसका उपचार कर सकते हैं, व्यायाम कौन कौन से हैं, और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र। डॉक्टर तनुज सिरोही, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो लगातार उनका यही सवाल होता है, और जैसा आपने कहा कि प्रबंधन बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखिए प्रबंधन किया, मुख्यमंत्री के उस निर्देश के बाद, उनके लगातार सक्रिय होने के बाद उसका परिणाम निकलने लगा। हम शरीर के लिए भी प्रबंधन अगर करते हैं तो उसका परिणाम निकलता है। जो हमारी एक हैबिट सी हो गई थी पिछले दिनों में और कोरोना काल में, हमें वाकई उसका एहसास हुआ कि बहुत कैजुअल रह रहे थे। उसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे लोग हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचल में, जो कि सिम्टम्स को कैजुअली लेते हैं या समझ नहीं पाते। एक ऐसा वर्ग भी है जो समझ नहीं पाते हैं कि वाकई वो संक्रमित हो गए। वहां पर उनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? देखिए, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, 2 ही चीजें इसमें बचाएंगी और नैया पार लगाएंगी। मास्क सबको पहनना बहुत अत्यंत आवश्यक होना चाहिए, और जो लोग 18 साल से ऊपर हैं सबको वैक्सीनेट जितना जल्दी आप करा सकें, आपको अपने निकटतम सेंटर पे जाके कराइए। मैं एक अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और डाटा भी इसी को सपोर्ट करेगा। मैं एक निजी अस्पताल में प्रबंधन
को देखता हूं, जो कि कोरोना की लगभग 150 से 200 मरीज हमारे पास एट ए टाइम भर्ती रहते हैं, जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लगी हुई है, या तो वो अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मृत्यु दर तो लगभग ना के बराबर रहा। तो वैक्सीन बहुत बड़ी कारगर टेक्नोलॉजी आपके पास में है। और अगर कंपेयर करें जो 1815 लगभग से 100 साल पहले जो पेंडेमिक आया था, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोग मर गए थे, उससे कंपेयर करें तो हमारी जीत टेक्नोलॉजी से ही हो सकती है। टेक्नोलॉजी यानी वैक्सीन। तो मैं पूरा जोर जो लगाऊंगा, मास्क तो तब भी था लेकिन वैक्सीन तब नहीं थी, तो वैक्सीन का भरपूर फायदा उठाएं, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को इससे सुरक्षा दिलाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर सिरोही। जैसा डॉक्टर तनु सिरोही कह रहे हैं कि पहले हमारे पास मास्क था, सैनिटाइजेशन के लिए व्यवस्था थी, लेकिन वैक्सीन नहीं थी। लेकिन सोचिए आप कि जब वैक्सीन आ भी गई थी और वो लगने की शुरुआत हो गई, तो बहुत सारे लोगों के मन में था कि हम तो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर सिरोही ने बताया कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिन लोगों ने डबल डोज ली थी वो फिर से अगर संक्रमित हुए हो गए तो मृत्यु दर बहुत कम है, उससे खतरा बहुत कम हो जाता है। वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अभी भी बहुत सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं या फिर आपके मन में डर पैदा कर रहे हैं। एक पेशेंट हमारे साथ जुड़े और उनका यह कहना था कि असल में वैक्सीन हम लगवाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी या फिर आंख निकाल दी जाती है वैक्सीन निकालने के बाद। इस तरीके के सवाल भी हैं लोगों के मन में या उनके अंदर ये शंका डाली गई है। तो वैक्सीन आप जरूर लगवाएं, बार बार डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, हम भी ओपीडी के जरिए बार बार अपील करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ भी जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ बिजनौर से जुड़ रहे हैं, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल को देखते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ, यहां पर जो एक सबसे कॉमन चीज निकल कर आती है, वो आज के दौर में भी बार बार आप लोगों की अपील के बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे कि हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। कई ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़े जिनका कहना है कि भाई तो पॉजिटिव थे और नेगेटिव हो गए और शरीर में कोई दिक्कत हमारे है ही नहीं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो गए और सही हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें चेस्ट में लगातार पेन हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल उनका 98 है, 96 से ऊपर है, लेकिन वो चेस्ट पेन की शिकायत करते हैं। ये क्या है सिम्टम? देखिए, आफ्टर रिकवरी कुछ इन्फ्लामेशन हमारे एयरवेज में रह जाता है, जो मांसपेशियां हैं वो भी थोड़ी स्वेल्ड तो रहती हैं। आफ्टर कोविड 3 to 4 वीक तक पेशेंट को ये इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम रहती है जी। ऐसे पेशेंट हैं जो लगातार चेस्ट पेन की प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनको अपना CRP मॉनिटर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ऊपर से तो नहीं लग रहा है। आफ्टर कोविड सेकेंडरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा खतरा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो चेस्ट पेन की जो शिकायत है वो हमारी जो प्लूरा होती है, फेफड़ों के चारों तरफ एक झिल्ली होती है प्लूरा, उसमें स्वेलिंग रह जाती है। कुछ पेशेंट्स को प्लूराइटिस की प्रॉब्लम होती है। एक हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, कुछ लोगों को पेरिकार्डाइटिस की प्रॉब्लम होती है। पोस्ट वायरल ये प्रॉब्लम्स 3 to 4 वीक तक रह सकती है। तो ये घबराने वाली चीजें नहीं है। आप अपने नजदीकी चिकित्सक से मिलिए और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और अगर मान लीजिए इस तरीके के सिम्टम्स हैं, इस तरीके की समस्या है, तो उसमें कोई मेडिसिन भी पर्टिकुलर आप लोग कहते हैं कि हाँ इसका आप उपयोग करें? कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसका आप लोग यहाँ पर सुझाव देते हैं कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज भी आप करिए तो आपके अगर कमजोर हुआ है फेफड़ा तो उसको मजबूती मिलेगी? जी जी बिल्कुल। आफ्टर डिस्चार्ज हम सभी पेशेंटों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करते हैं। जो हमारा एक मैनुअल रेस्पिरोमीटर है सभी को वो दिया जाता है, उससे एक्सरसाइज कराते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है हमारे पास, वो भी हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। बलून फुलाने वाली एक्सरसाइज जो गरीब पेशेंट है नहीं कर पा रहे हैं उनको बोलते हैं बलून फुलाइएगा और नियमित खुली हवा में नियमित योगा करिएगा। ये सारी चीजें हम पेशेंटों को बताते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से संबंधित। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र, यहां पर अगर हम पर्टिकुलर अब ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा करें, दर्शक भी हमारे साथ जुड़कर सवाल अपना ले सकते हैं, वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से बातचीत कराऊंगा। लेकिन यहां पर सवाल एक निकल कर आया कि जब ब्लैक फंगस, जैसा डॉक्टर सिरोही ने कहा कि हर एक व्यक्ति से संक्रमित नहीं होगा, लेकिन डायबिटिक जो पेशेंट है उनमें चांसेस रहते हैं, जिनको स्टेरॉइड दिया गया है उनमें चांसेस हैं,
तो उससे शुरुआती लक्षण ही किस तरीके के हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर के एक हिस्से में बहुत तेज दर्द होना, लगातार होना, उसके साथ साथ आंख पर इसका इफेक्ट आ जाता है, दिखाई देता है, नाक और नाक के अगल बगल के हिस्से में लालिमा या काली रेखा बनना, ये जो सिम्टम्स हैं ये कैसे समझ पाएं, क्योंकि ये एकदम अचानक से ये हो जाता है या ये धीरे धीरे दिखाई देता है और तब तक देर हो जाती है? ये तो क्या है, जैसे कि कोविड के जो पेशेंट होते हैं बेसिकली क्या है, जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो गए, जैसे डायबिटीज पेशेंट हो गए, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर होने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं, ये तो पहले से स्पोर्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे जो इसमें हाईली स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट होता है कोविड पेशेंट में, तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या कि चूंकि नेजल से ही जाता है, हम इनहेलेट करते हैं तो नेजल से ही इसके सिम्टम्स शुरू होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि क्रस्टिंग ज्यादा होने लगती है, नेजल में क्रस्टिंग होने लगती है। ठीक है, ड्राइनेस हो जाएगी, ब्लैकनिंग्स वगैरह, ये पेन होना शुरू हो जाएगा, पेन आएगा, रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आने लगेगी, चीक पे स्वेलिंग आने लगेगी। अगर इस चूंकि यहाँ साइनसेस होते हैं, रूमी कैविटीज होती है, तो वहां पर क्या है कि चीजें ये कलेक्ट होगा और ये मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे, अगर ये अर्ली स्टेज में हम इसको डायग्नोस करते हैं या पेशेंट है अगर थोड़ा केयरिंग है, वो डॉक्टर से संपर्क करता है, उसको लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और संपर्क करने के बाद अगर डॉक्टर अर्ली डायग्नोस उसको हम कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि हमें इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसका तुरंत हम इन्वेस्टिगेट कराएं और तुरंत उसको आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट में लें। चूंकि क्या है कि ये जैसे ब्लैक फंगस होता है, ये बहुत ही तेजी एंजियो इन्वेसिव होता है, चूंकि मतलब वेसल्स वगैरह में जाके ब्लॉक करता है, नेक्रोसिस करा देता है पूरे एरिया पे। और जो वॉल्स होती हैं, जो ऑर्बिटल वॉल है, जैसे ऑर्बिटल वॉल को अगर इसने डैमेज कर दिया, मतलब नेक्रोटाइज करके ऊपर ऑर्बिट्स में पहुंच गया, मतलब आई बॉल पे, आई पे इफेक्ट किया, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं ब्लाइंडनेस वगैरह होने के चांसेस होते हैं, रेटिना को डैमेज करता है। ये फिर ऊपर जाने का इसमें ये भी होता है क्योंकि पेरीन्यूरल इन्वेजन भी होता है, उसके थ्रू क्या कहते हैं ये ब्रेन तक पहुंच सकता है। तो ये चीजें होती हैं। अगर इसको हम अर्ली डायग्नोज कर लिए, अर्ली डायग्नोज मतलब कि पेशेंट आ गया प्रॉपर, और उसको हमने जैसे सिटी का तो बहुत कम रोल है, लेकिन इसमें एमआरआई जैसे तुरंत कराते हैं, एमआरआई किए और इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी लेने के बाद माइक्रोस्कोपी करके तुरंत इसके बाद हम इसको सर्जिकल इसका डिब्राइडमेंट करते हैं। सर्जिकल डिब्राइडमेंट करने के बाद प्रॉपर एंटी फंगल ट्रीटमेंट इसमें देते हैं, तो पेशेंट की जान बच सकती है। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है और बहुत ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र मैं यही जानना चाहूंगा, जैसे हमें कोरोना से बचने के लिए बहुत सारी जो प्रिकॉशनरी चीजें बताई गई थी और लोग उसको कर रहे थे, उसमें एक है स्टीम लेना भी, ताकि आपका संक्रमण ना हो, संक्रमण से आप ग्रसित ना हो। क्या इस ब्लैक फंगस में भी वो उतना ही इफेक्टिव है, क्योंकि नेजल एंट्री है इस फंगस की, और आपने कहा कि एनवायरनमेंट में पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि आज इस कोरोना काल में अचानक से पैदा हो गया है, ब्रेन तक वो ना पहुंचे इफेक्ट उसका, आंख और आंख के बाद फिर न्यूरो सिस्टम पर ना जाए। क्या ये एक्सरसाइज बहुत बेहतर हो सकती है, प्रतिदिन आप लोग सुझाव देते हैं या नहीं है? हाँ, नहीं स्टीम इनहेलेशन तो लेना चाहिए, करना चाहिए उसको। स्टीम इनहेलेशन से दिक्कत नहीं, लेकिन बस पेशेंट अगर जैसे डायबिटीज के पेशेंट है और उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, नहीं रहता है, तो उसको अपने आप को केयर देखते रहना पड़ेगा कि अगर उसको कहीं से भी कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं इस तरीके, जैसे मतलब पेन वगैरह है या रेडनेस है, चीक पे रेडनेस आ रही है या कहीं मतलब आई पे बल्जिंग वगैरह आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए। बाकी स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट है उनको इसका ख्याल रखना होगा कि सिम्टम्स पर वो ध्यान दें, वहां अनदेखी ना करें। डॉक्टर तनु सिरोही, आपने जैसा खुद बहुत फोकस्ड होकर कहा कि जो वैक्सीनेशन है वो टेक्नोलॉजी ही सबसे बेहतर उपचार है। अगर हम संक्रमित हो भी जाएं तो भी हमारे लिए जीवन का खतरा बहुत कम हो जाता है अगर हमने दोनों डोज ले रखी है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो उनका अलग अलग तर्क होता है। कोई कहता है मैं डायबिटिक हूं, कोई कहता है मैं बीपी का पेशेंट हूं, किडनी का पेशेंट हूं, हार्ट का पेशेंट हूं, या किसी और तरह की बीमारी का, मेरे ऊपर वैक्सीन का कहीं गलत रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। कैसे आप लोग देखते हैं और आप लोगों तक ऐसी शिकायतें कितनी पहुंचती हैं? देखिए, ये सवाल बहुत कॉमन होता है और ये एक कंसर्न अपने बारे में रखना एक डॉक्टर साहब मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। एक दर्शक हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए, उनका सवाल ले लेता हूं और आप ही उसका जवाब देंगे। प्रदीप, अपना सवाल पूछें। सर, मैंने पता करना था कि मेरी आंखों में 15-20 दिन से पानी आ रहा है जी।
बाकी फीवर और खांसी वगैरह कुछ नहीं है। आंखों से पानी आ रहा है? हाँ, खाली पानी आ रहा है। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र, इसका जवाब पहले आप दे दें। जी, अब कितने दिन से इनको प्रॉब्लम हो रही है? 15 से 20 हेलो? दिन उन्होंने बताया। ये आंखों में पानी आ रहा है 15-20 दिन से। 15 से 20 दिन से कुछ नहीं है। आंखों से पानी आ रहा है मतलब? और कोई दिक्कत, दर्द वगैरह कोई चीज मतलब? रैंडम डायबिटीज 6.5 पर रहती है। फिर से दोहराइए, हेलो? कोई और दिक्कत है आपको प्रदीप? ना, और कुछ नहीं है सर। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, सिर्फ आंखों से 15-20 दिन से पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, बाकी देखने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं। तो ये सिंपल क्या है? सिम्टम कुछ नहीं है सर। सिंपल ये उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो आई पंक्टम्स होते हैं वो ब्लॉक कर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो लैक्राइमेशन होता है वो बाहर से निकलने लगता है, तो ये चीज़ होती है। तो इसके लिए आप जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को एक बार दिखा के, क्या होता है आई पंक्टम की सिरिंजिंग हो जाएगी, तो उसे जो ब्लॉकेज हो जाते हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो सही हो जाएगा। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है प्रदीप, लेकिन थर्मोलॉजिस्ट से आप संपर्क करिए, उनको दिखाइए, वो आपका बेहतर उपचार कर देंगे। डॉक्टर तनु सुरेई, कंटिन्यू करिए सर, जो मेरा सवाल था। देखिए, मैं बता दूं, ये बड़े एक वाजिब कंसर्न है। हर एक आदमी को अपनी हेल्थ, इंडिविजुअलाइज्ड हेल्थ होती है, सबकी एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ होती है। कोई ओवरवेट होता है, कोई शुगर का पेशेंट होता है, किसी की एज ज्यादा होती है, कोई बीमारी से होता है, कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है। तो हर एक में एक ब्लैंकेट निर्णय नहीं लिया जा सकता कि आप आंख मीच के वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ज्यादातर केसेस में लगाने की परमिशन होती है। लेकिन अगर आप जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, या आपको आपने ट्रांसप्लांट करा रखा है, आप लिवर फेलियर के पेशेंट है, किडनी फेलियर के पेशेंट है, तो आप अपनी चिकित्सक से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी हो सकती हैं कि जो लेने के बाद में हफ्ते भर 10 दिन बाद आपको बंद रखनी पड़ेंगी। हार्ट वालों को भी कुछ ऐसी दवाइयां हो सकती है, तो निर्णय अपने चिकित्सक से मिलकर ही ले, क्योंकि सबकी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं। लेकिन लगवाने का प्रयास अपने चिकित्सक से बात जरूर करके ये प्रयासरत जरूर रहना चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं। वरना आप अगर सबसे ज्यादा तो जिन लोगों के साथ कोमॉर्बिडिटीज यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर, सांस, सबसे ज्यादा मैं बताऊं इन्हीं को जरूरत है, या ट्रांसप्लांट वाले मरीजों को जरूरत है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो आप अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। वो कुछ दवाइयों को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लेकिन 99% वो सलाह आपको लगवाने की ही देंगे। चलिए, तो डॉक्टर तनु सिरोही ने जो बताया कि आपको वैक्सीनेशन तो करवाना ही करवाना है। अगर आप इन तमाम बीमारियों के भी पेशेंट हैं तो भी आप वैक्सीन लगाने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें जहां से आपका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। उन डॉक्टरों से सुझाव आप लेंगे जो आपको डेली मेडिसिन वो दे रहे हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए या उससे खत्म करने के लिए। हो सकता है कि उसमें गैपिंग करें, उसको कुछ दिन के लिए बंद करें, डोज कुछ कम करें, तो डॉक्टरी सलाह लें और फिर उसके बाद आप वैक्सीन लें। वैक्सीन लेना तो है ही जरूरी, खासतौर से इन तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए और ज्यादा। डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल को आप देख रहे हैं, आपने चेस्ट पेन की जो कॉमन एक सिम्टम आते हैं उसके बारे में बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर कोई पॉजिटिव हुआ और फिर नेगेटिव हुआ तो कुछ इफेक्ट ऐसा रहता है कुछ महीने के लिए। लेकिन उसके अलावा आप लोग कॉमनली क्या देख रहे हैं? खुद वहां पर जो मरीज आते हैं वो आप लोगों से क्या शिकायत कर रहे हैं? जो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हो गए, जिनके ऊपर कोई और इफेक्ट आया, उनके लंग्स पर इफेक्ट आया, तो क्या एक कॉमन तौर पर यह समस्या आ रही है या ये चुनिंदा लोगों में या कुछ ही लोगों में? आफ्टर रिकवरी जो कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो क्वेश्चन पेशेंट का ये होता है कि क्या हम अपने परिवार के साथ अब बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं या उनके साथ में समय बिता सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ओपीडी। तो उसके लिए हमने 14 डेज का टाइम तो दिया है आफ्टर रिकवरी, और साथ में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट भी हम बोलते हैं कि भाई आपकी निगेटिव आ जाएगी, देन आप अपने परिवार के साथ मिल सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कॉमन प्रॉब्लम लेके पेशेंट आ रहे हैं, जो लग रहे हैं कि थोड़ा सा चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है। जी बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम है ये कोविड फाइब्रोसिस की वजह से आ रही है। जब कोविड के बाद फाइब्रोसिस लंग्स में हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरी सलाह यह है कि वो
जो पल्मोलॉजिस्ट है उसके पास जाएं और एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स हम उनके शुरू करते हैं जिससे फाइब्रोसिस को प्रिवेंट कर सके। ठीक है। तो ये जो फाइब्रोसिस की प्रक्रिया लगभग 2 महीने तक आफ्टर रिकवरी ये चलती रहती है। यदि हम इसे अर्ली स्टेज में फाइब्रोसिस को प्रिवेंट कर लेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी बनी रहेगी। यदि एक बार फाइब्रोसिस हो गई तो लंग्स की ओवरऑल कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो जो पेशेंट्स की ब्रीदिंग प्रॉब्लम की ये लेके आ रहे हैं, इनको सलाह ये है कि एक पल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें। बिल्कुल, पल्मोलॉजिस्ट से वो संपर्क करें और उसके बाद जो भी वो मेडिसिन बताते हैं, जो एक्सरसाइजेज बताते हैं, उनको आप अगर करेंगे तो आपकी समस्या भी दूर होगी। अगर इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद इस समस्या से, इस बीमारी से या इस दिक्कत से जूझ रहा है। एक दर्शक हमारे साथ नजफगढ़ से हरीश जुड़े हैं। हरीश, बताइए क्या सवाल है आपका? साहब, मेरी नाक बंद रहती है और खांसी है। कितने दिनों से है? अभी 4-5 दिन से ही है सर। इसके अलावा कोई और दिक्कत? सर भारी है बस, और कुछ नहीं है सर। डॉक्टर भूपेंद्र जवाब देंगे आप? जी, इनको जैसे क्या कोविड, पोस्ट कोविड पेशेंट हैं ये? आपको क्या संक्रमण हुआ था? कोविड पॉजिटिव हुए थे आप? नहीं सर, कुछ नहीं, बुखार आया था। सिर्फ पिछले 4-5 दिनों से आपको दिक्कत है कि खांसी रहती है, नाक में एक तरीके से नाक बंद रहती है और सर भारी रहता है। भूपेंद्र जी, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कोविड नहीं हुआ था इनको या कोविड नहीं था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सिंपल वायरल भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और सर भारी भारी सर रह रहा है। तो इसमें स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं और बाकी कुछ मेडिसिन हैं जो नज़दीक में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो किसी एलर्जी जैसे सेट्रेजिन है, टैबलेट सेट्रेजिन ले सकते हैं जी। ठीक है हरीश जी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप स्टीम इनहेलेशन लगातार कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन है, आप नजदीकी किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके उन मेडिसिन को ले सकते हैं और फिर आपकी यह समस्या दूर हो सकती है। डॉक्टर तनु सिरोही, यहां पर जो सबसे अहम चीज निकलकर जो आती है कि अब जो ब्लैक फंगस को लेकर एक निगेटिव माहौल भी बन रहा, बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें कर रहे हैं। ऐसे कई दर्शक हमारे साथ अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं जो कि ऐसे ऐसे सिम्टम बता देते हैं कि हमने सुना है ये होगा तो वो हो जाएगा और ब्लैक फंगस तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ वैक्सीन का भी कोई असर नहीं होगा। उस भ्रम को दूर करना भी बहुत जरूरी है। और ब्लैक फंगस को लेकर आप तीनों लोगों ने बताया कि ज्यादा चांसेस किसमें हैं और अगर हो भी जाए तो अगर सिम्टम देखते उसका उपचार शुरू कर दें तो वो लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी डर है लोगों में। सबसे पहले मैं ब्लैक फंगस के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि अपनी सबसे पहले अपनी शुगर लेवल्स को देखिए। घर में बैठ के अपनी शुगर लेवल्स को देखिए, शुगर लेवल्स को नियंत्रित करिए। अगर वो नियंत्रित है तो मेरा दावा है आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। नंबर 1 बात, अगर आपके परिवार में आपके मदर फादर को रहता था शुगर तो अपना शुगर जरूर चेक करा लें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। इसको जरूर चेक करा लें। अगर आपको जरा भी संदेह होता है, लक्षण ऐसे हो सकते हैं, तो तुरंत चिकित्सक से मिलकर के MRI या CT स्कैन या एक्सरे जो भी वो सजेस्ट करें उसको कराएं। जल्दी इलाज होने से मॉर्टेलिटी दर बिल्कुल लगभग नगण्य होता है। इसमें जो खास बात है वो यही है कि जितना जल्दी आप शुगर कंट्रोल करेंगे, जितना जल्दी चिकित्सक की सलाह लेंगे, आप ऑपरेशन से भी बच जाएंगे। और जो दवाइयाँ, जो इंजेक्शन उसके लिए सरकार ने निर्धारण किए हैं उसको वो सरकारी सेंटर्स पे भी अवेलेबल है, ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल है, इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। लेकिन आप एक्ट तो करिए, यू हैव टू एक्ट फास्ट। और ये सब कॉम्प्लिकेशंस उन्हीं में आ रही हैं जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है जी या डायबिटिक हैं। सब कॉम्प्लिकेशंस उन्हीं लोगों में आ रही हैं। ठीक है डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ, एक और चीज निकल कर आई थी, क्योंकि आप उसी के एक्सपर्ट है तो मैं जरूर स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में शंका आ गई या कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई जिसमें पॉजिटिव केस के बाद वो सही हो रहे थे और अचानक से कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और उसकी मूल वजह आपको क्या लगती है, या फिर ये एक अपने आप में पैनिक भी फैल रहा है या फैलाया जा रहा, लोगों के मन पर इसका असर भी पड़ रहा? पोस्ट कोविड भी पेशेंटों को कई महीने तक इन्फ्लेमेशन होता रहता है।
जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो जाहिर सी बात है हार्ट के जो वेसल्स हैं उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ब्लॉकेज बनने का चांस कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो पोस्ट कोविड हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या ब्लड के अंदर थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये एक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है। तो जब तक हमारा सीआरपी लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता, वी हैव टू कंसल्ट अवर डॉक्टर। हमें अपने डॉक्टर के कंसल्ट पे रहना चाहिए। सीआरपी लेवल नॉर्मल हो जाने के बाद ये रिस्क नहीं। कुछ लोगों को स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। स्टेरॉइड मतलब स्टेरॉइड से बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ पेशेंट पैनिक भी हो जाते हैं कि कहीं मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगा, परिवार को और सदस्य को, उससे भी कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो फर्स्ट कारण क्या है? इन्फ्लेमेशन। जी करेगा इन्फ्लेमेशन, क्या बढ़ेगा तो कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो उसका एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। सेकंड, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो हमारा बीपी बढ़ जाता है, वाटर और सोडियम और वाटर टेंशन होने से भी हार्ट लोड ज्यादा रहता है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ हरियाणा के हिसार से सुमन जुड़ चुकी हैं। सुमन बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, वो डॉक्टर साहब आंखों में खारिश हो रही है बहुत ज्यादा और आंखें लाल हो जाती है। कितने दिनों से ये समस्या? ये तो है मेरे को 10-12 दिनों से। और कितनी ज्यादा रेडनेस है, लालिमा कितनी है आंखों में? लालिमा तो आ जाती है, ज्यादा ही हो जाती है लाल तो। और ये क्या कंटिन्यू होती रहती है या कुछ देर के लिए होती है फिर सही हो जाती है? नहीं, कुछ देर के लिए होती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है, फिर होने लग जाती है। और आंखों से पानी भी लगातार आता है? हाँ, पानी आता है। खारिश होती है तो उस समय पानी भी आता है। डॉक्टर भूपेंद्र, सुमन के सवाल का जवाब देंगे आप? नहीं जी, इनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बता रही हैं, जो जैसे रेडनेस आ जा रही है बार बार और फिर सही हो जा रही है और कोई पेन वगैरह नहीं है, तो ये कंजक्टिवाइटिस है, सिंपल सा एलर्जिक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इनको नियर अबाउट कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाकर बाकी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सुमन, आप आसपास में जो भी थर्मोलॉजिस्ट हो उनसे आप संपर्क साधिए, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटी सी भी समस्या है तो उसको इग्नोरेंस में ना लाएं, आप उसका उपचार जरूर कराएं। अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके, आजकल टेलीफोनिक भी आप बात कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स उस पर भी आपको सलाह दे सकते हैं, आपकी तकलीफ को देख सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर तनु सिरोही साहब, वैक्सीनेशन को लेकर आपने बहुत स्पष्ट कहा कितनी जरूरत है और क्यों जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, डोजेस को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में शंका है कि हम लगाए ना लगाएं, और वो दूर होगी धीरे धीरे। जागरूकता हमारे माध्यम से भी हम भी वो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी सुझाव दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक जो चीज और निकल कर आती है वो ये है कि ये बीमारियां अब बढ़ती चली जाएंगी। एक आई, उसकी वजह से एक पहले से जो हवा में था म्यूकस, वो अब दूसरा स्वरूप ले चुका है और खतरा बढ़ा रहा है, और फिर उसके बाद थर्ड वेव की आशंका है तो उसमें खतरा और बढ़ जाएगा। सुरक्षा मानक क्या हम वही मेंटेन रखें जिसको हम कहीं ना कहीं कोरोना काल फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड वेव में नेग्लेक्ट कर चुके थे, मान चुके थे कि अब तो भाई वैक्सीन आ गई या मैं पॉजिटिव होकर ठीक हो गया तो अब तो कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वायरस ने म्यूटेशन किया, बहुत कुछ बिगाड़ दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमें अपना एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और उसके मानक के तहत रहना पड़ेगा कुछ वर्षों तक। जैसे कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा, बाहर के अलावा घर में भी पहनना पड़ेगा, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है, आपको 6 गज की दूरी बनानी है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि ये अब अपना प्रारूप जब से इसने बदला है, ये ड्रॉपलेट के माध्यम से ना होकर ये लगभग एयरबॉर्न तरीके से भी फैलता है। जो सुपर स्प्रेडर जगह होती हैं, मैं बता दूं कौन सी होती हैं, जहां शादी ब्याह के समारोह होते हैं, हॉल के अंदर होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, या समारोह कोई भी ऐसा होता है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, 13वीं में इकट्ठे होते हैं, बर्थडे पार्टी, किसी भी हॉल के अंदर आप एक कॉन्टैक्ट टाइम जो होता है 15 मिनट का होता है। किसी भी बंद चैम्बर में आप कोशिश करें कि आप 15 मिनट से ज्यादा अंदर 10 से ज्यादा लोगों के साथ ना रहें। किसी भी गाड़ी में, हवाई जहाज में, जो क्लोज चैम्बर्स होते हैं, इनमें ट्रेवल करना जब तक बहुत अत्यंत आवश्यक ना हो, आप इसमें ना जाएं।
ये एक बहुत बड़ा मानक बन जाएगा। हम लोगों ने जो धार्मिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, हम लोग निर्भीक हो गए थे, हमें सोचा कि हमें नहीं होगा, शायद पड़ोसी को सब कुछ होने वाला है। ऐसी मेंटेलिटी को जितना जल्दी बदल लें, मास्क को पहने, वैक्सीनेशन को कराएं, इसी से बच सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं, आपने कहा कि और बीमारियां और आने वाली हैं। एक मैं 3 शब्द अब यूज कर रहा हूं। एक तो होता है एक्यूट कोविड, आपको आज कोविड हुआ जिसके लक्षण आपको 4 हफ्ते तक रह सकते हैं। दूसरा शब्द मैं यूज कर रहा हूं ऑन गोइंग कोविड, जिसकी 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक जिसके लक्षण सांस में, जैसे आप बार बार पूछ रहे हैं, छाती में दर्द होना, सडन डेथ हो जाना या तकलीफ, सांस फूलना, ये सब तकलीफ रहती है। 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने के बाद जो हम लोग शब्दावली यूज करते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड मतलब जो 3 महीने के बाद भी हमारे साथ में रहने वाली है। तो आप अपने चिकित्सक के माध्यम से अपने आप को इवेलुएट कराते रहें, तो कहीं आप ऑनगोइंग कोविड में तो नहीं है, आप कहीं लॉन्ग कोविड में तो नहीं जा रहे हैं। और एक सवाल जो आपने पूछा था कि लोग डरते हैं, अचानक मौत हो जाती है, देखिए इसका बड़ा स्पष्ट कारण जो होता है हार्ट से संबंधित, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया होता ही है, लेकिन क्लॉटिंग जो हो सकती है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे एक बड़े फेमस एंकर की हुई, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक विशेष कारण हो सकता है। मैंने उनके केस को स्टडी नहीं किया, लेकिन सडन जो डेथ्स होती है, हार्ट वाला पेशेंट भी टाइम देता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि जो क्लॉटिंग ये कोविड के माध्यम से होती है, इसके मानक होते हैं तय करने के कि किसमें आप जांच करा सकते हैं, किसमें नहीं। जैसे डी डाइमर वगैरह कुछ जांचें होती हैं, और भी बहुत जांचें होती है, उसमें छोटी उसमें यानी बेसिक सी चीज ये है डॉक्टर सिरोही जो आप बता रहे हैं कि हमें अपने बिहेवियर को मेंटेन रखना होगा, और ये 1-2 महीने के लिए नहीं, अब अगले कुछ सालों के लिए। और उसके साथ साथ आपको जो भी दिक्कत है उसको तुरंत अपने डॉक्टर से साझा करना होगा। इग्नोरेंस भी कई बार आपके लिए बड़ा खतरा बनती है। एक दर्शक हमारे साथ उत्तराखंड से मोहित जुड़ रहे हैं। बताइए मोहित, क्या आपकी शिकायत है, क्या सवाल है? नमस्कार सर, मैं मोहित बोल रहा हूँ उत्तराखंड से, और मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में मेरे छोटे भाई को कोविड से इन्फेक्शन हो गया था। हालांकि वो रिकवर कर गए, और लेकिन जनरल वीकनेस अभी भी बनी हुई है। और थोड़ा मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या उसमें दवाएं अभी भी हम ले सकते हैं, या फिर? ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। सिरोही साहब, इसका जवाब आप देंगे? अगर लगभग 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो आप अभी ये समझ लीजिए कि बीमारी का अभी जो इन्फ्लेमेशन है वो अभी भी शरीर के अंदर जारी है। ये ऑनगोइंग कोविड के लक्षण होते हैं। थकान, कमजोरी, नींद का ज्यादा आना, हर वक्त बिस्तर में लेटे रहना, इसको आप कमजोरी ना मानिए, बीमारी के ही लक्षण होते हैं। इसका जो उपाय है वो ये है कि आप पानी की मात्रा बढ़ा दें। जितना भी आप पानी पीते हैं दिन भर में तरल पदार्थ, उसके ऊपर लगभग 3 लीटर आपको एक्स्ट्रा पानी पीना है, या नमक पानी का चीनी का घोल बना के लेना है। और थोड़ी बहुत फुल्की चेस्ट की एक्सरसाइज, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, जो कि आप बिस्तर पर बैठ के कर सकते हैं, वो करिए। और कुछ विटामिन वगैरह की सपोर्ट लीजिए। सीजनल फ्रूट्स जरूर खाएं, जैसे कि आजकल खरबूज, तरबूज, इस तरह की चीजें आ रही, खीरा, ककड़ी, लौकी, सीजनल जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं वो भी एक तरीके से दवाई का काम करती है। और हमेशा अपने टेली मेडिसिन के माध्यम से या जिस भी माध्यम से अटैच हो सकते हैं, अपने चिकित्सक से अटैच में जरूर रहिएगा। तो डॉक्टर सिरोही ने आपको जो सजेशन दिया है मोहित जी, वो यही है कि वाटर इनटेक आप बढ़ा दें, लिक्विड आपके पास ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में इनटेक होना चाहिए। फ्रूट्स उन्होंने बताया कि कौन कौन से इस समय जो उपलब्ध भी हैं उनको आप अगर उपयोग में लाएंगे तो आपकी वीकनेस पर भी वो काम करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ विटामिन जो हैं, जो कि हमेशा से डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कोरोना काल के शुरुआत से ही, जिन कोविड से लेकर तमाम अन्य चीजें, आप अगर उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो ये वीकनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये सवाल आपसे भी मैं चाहूंगा अवधेश जी, बताएं कि एक तरफ जो मैंने पूछा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ चेस्ट में पेन है, तो आपने बताया कि उसकी वजह क्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनके मन की शंका है, वाकई उसकी वजह कुछ है, तभी हो सकता है हुआ हो। लेकिन उसके साथ साथ वीकनेस भी एक कॉमन सिम्टम आ रहा है। लोग कहते हैं कि सांस फूल जाती है तुरंत, अगर हम थोड़ी देर चल लेते हैं, थोड़ी देर बोल लेते हैं, ऐसे अगर बैठे हैं तो उसके बाद लगता है कि हम बिल्कुल फिट हो गए, पॉजिटिव से निगेटिव हुए और एकदम फिट। लेकिन जैसे ही साइकिलिंग करना शुरू करते हैं, जैसे ही हम कोई चीज बोलना शुरू करते हैं, कुछ देर तक बात करते हैं, तो फिर ये कॉमन सिम्टम उनमें आ रहा है। देखिए, ये पोस्ट कोविड एक बार ये साइटोकाइन रिलीज होते हैं, वो हमारी मांसपेशियों को काफी हद तक डैमेज करते हैं। तो जो
हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो रिकवरी करने में कुछ वीक का तो टाइम लगेगा। उस दौरान हमें क्या चाहिए, हमें एक हेल्दी प्रोटीन डाइट चाहिए, हैवी प्रोटीन डाइट विद गुड हाइड्रेशन मेंटेन करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट लेनी है, और अपनी डेली एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है। ऐसा नहीं पहले दिन में ही ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा हम अपनी स्टेप्स बढ़ाएंगे एक्सरसाइज। पहले दिन जैसे 100 मीटर चलेंगे, फिर 200 मीटर चलेंगे, तो साथ में हम मल्टीविटामिन और वो विटामिन डी वगैरह तो सभी लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। इसके अलावा यदि पेशेंट को पेशेंट निमोनिया से रिकवर किया हुआ है, निमोनिया से रिकवर हुआ है, उसकी वजह से उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हो सकता है उसके लंग्स में फाइब्रोसिस चल रही है, तो उसको दोबारा से सीटी स्कैन कराना चाहिए अपना। सीटी स्कैन में हम देखेंगे यदि फाइब्रोसिस हो रही है तो हम फाइब्रोसिस के लिए एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज बताएंगे, फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने की दवाइयां भी बताएंगे, साथ में उसका कुछ ब्लड टेस्ट भी है हमारे पास, जैसे सीआरपी, डी डाइमर, ये सब करा के हम देखेंगे कि अगली जो वीकनेस का कारण है कहीं इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर परसिस्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं, ये वो सुझाव हैं जो कि अगर इस तरीके की समस्या से कोई भी जूझ रहा है आफ्टर कोविड तो वो इसको प्रयोग में ला सकता है, ऐसे टेस्ट करा सकता है, या फिर जो एक्सरसाइजेस बताए हैं डॉक्टर साहब ने वो आप करें। लेकिन उसमें भी आपको ये समझना होगा कि पहले दिन में ही जिम में जाकर एकदम बॉडी नहीं बन जाती है। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं जो जिमर होते हैं कि हम जाएंगे और पहले दिन में इतनी बड़ी बॉडी बना देंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी की बॉडी अच्छी होती है, मेंटेन होती है, उसमें ग्रोथ होती है तो उसके लिए उसने मेहनत की होगी। तो आप जब आफ्टर कोविड एक्सरसाइज भी शुरू करें तो आप उसमें गति बहुत मेंटेन करके आगे बढ़ें। एकदम तेज गति से बढ़ना शुरू करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। बहुत जल्दी से डॉक्टर भूपेंद्र, सिर्फ फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा संक्षेप में कि आंख, नाक, कान, गला, इन तमाम चीजों पर कोविड का और उसके साथ साथ फंगस का तीनों पर असर खास तौर पर है, सिम्टम्स वहीं से हैं, तो आप लोग कॉमनली लोगों को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो भी तब जबकि कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि वायरल का भी शिकार हैं लेकिन मन में शंका आ गई कि कहीं कोविड का शिकार तो नहीं हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि तो मतलब तुरंत घबराएं। क्या कहते हैं, आप अपने सिम्टम्स को देखें। मतलब अगर सिम्टम्स जैसे मतलब ड्राइनेस है, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तब चीज़ें थोड़ा सा आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप कोविड हो गया है या मतलब आपको ब्लैक फंगस इफेक्ट कर गया है तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये सिर्फ मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी तक जैसे हम बांदा मेडिकल कॉलेज में भी 2 केस हमने देखे हैं, इसमें क्या है कि दोनों हाईली डायबिटीज पेशेंट थे, दोनों इग्नोरेंस वाले पेशेंट थे, दोनों ने इग्नोर किया था। उनकी कोविड की पहले रिपोर्ट भी नहीं थी, वो कहीं ट्रीटमेंट ले रहे थे, बाद में जब उनकी कोविड की जांच कराई गई तब जाके उनका कोविड पॉजिटिव आया। और उनका जब आरबीएस कराया गया तो किसी का 800 पॉइंट्स था, किसी का 500 पॉइंट्स था। तो बोथ पेशेंट्स आर मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब डायबिटिक पेशेंट थे। अदरवाइज बहुत सारे पेशेंट ठीक होके जा चुके हैं, ठीक हुए हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ब्लैक फंगस का भी आप शिकार होते हैं तो भी आपको सही समय पर उपचार मिले तो आपकी जान भी बच सकती है और ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका उपचार है। लेकिन डॉक्टर सिरोही ने जैसा कहा था, जैसा भूपेंद्र जी कह रहे हैं, जैसा डॉक्टर वशिष्ठ कह रहे हैं कि सही समय पर आप अगर खुद अपने सिम्टम्स को लेकर सजग रहेंगे और सुरक्षा के जो भी मानक हैं उसको आप मेंटेन रखेंगे तो आप इन तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। डरने की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ आपका, डॉक्टर तनु सिरोही आपका और डॉक्टर भूपेंद्र आपका भी। तो इंडिया न्यूज ओपीडी में हमने फिर से चर्चा की और देखिए तमाम एक्सपर्ट ने उन दर्शकों के सवालों का भी जवाब दिया और अपनी तरफ से सुझाव भी दिए। प्रबंधन आपको अपने शरीर का बेहतर रखना होगा, उसका नतीजा बेहतर ही निकलेगा। नमस्कार।